हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल साइंस नॉलेज क्लास 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्रकाश का परावर्तन पिछली वीडियो में। और इसलिए मैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब पेज पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हो सकता है कुछ दिन बाद मैं लाइव स्ट्रीम में हूँ, तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ताकि मैं जब लाइव स्ट्रीम चलाऊँगा तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं तुरंत उसमें बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है फ्रेंड्स? हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। ये बहुत ही मुख्य हेडिंग है फ्रेंड्स। तो प्रकाश का अपवर्तन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा बता देता हूँ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, देखिए फ्रेंड मैं बता रहा हूँ कि प्रकाश के अपवर्तन में दो या दो से अधिक माध्यम होंगे। माध्यम का मतलब आप लोग समझते होंगे। माध्यम मान लीजिए अरे जो किरण है वो वायु से, अपने फर्स्ट माध्यम वायु से होकर आ रही है, वायु के कणों से। और मान लीजिए वो पानी में जा रही है, तो वायु क्या हुआ, उसका पहला माध्यम हुआ, और जल क्या हुआ, उसका दूसरा माध्यम हुआ। तो चलिए प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा सुन लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। फर्स्ट माध्यम से सब सेकंड माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। विचलित हो जाती है और दूसरी तरफ चली जाती है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो मैं आप लोग बता दूँ फ्रेंड कि जब प्रकाश की किरण, आप लोग सघन और विरल तो समझते ही होंगे। सघन मतलब ज़्यादा पास पास कण होंगे किसी पदार्थ के, तो हो जाएगा हमारा सघन माध्यम, और दूर दूर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो जब सघन से विरल में जाती है, क्या होता है फ्रेंड्स, जब सघन से विरल में जाती है तो जो हमारा अभिलंब होता है उससे क्या होती है, दूर हट जाती है। क्या होता है, दूर हट जाती है। और जब विरल से सघन में आती है, विरल से सघन में जब प्रकाश की किरण आती है, तो वो क्या होती है, अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है हमारा, आगे हमें पढ़ना है क्या, प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं तो हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स, कि इसमें कुछ बता रहा है कि जब आप किसी कांच के बर्तन में रखे पानी किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डुबा दे डुबा देखते हैं, वह वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर आधारित पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स कि जब मान लीजिए बाल्टी में पानी है, और उसमें जब हम लोग कोई डंडा या पेन या पेंसिल कुछ भी डालेंगे, तो वो क्या होती है, हमें पानी में टेढ़ा दिखाई देती है। ये किससे होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल से जो जल है वो क्या है, सघन माध्यम है, और जो वायु है क्या है, विरल माध्यम है। तो जब विरल से सघन में आती है, तो क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, इसलिए हमें पेंसिल क्या होती है, टेढ़ी दिखाई देती है। तो इसमें यही लिखा है फ्रेंड्स। और आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा जो है, आगे हमारा क्या है, आयताकार कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। अ, मैं बता दूं फ्रेंड्स, वो एक कांच लेगा और उससे प्रकाश का अपवर्तन कराएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा वो कांच, और ये हम लोग कराएंगे इससे अपवर्तन। तो फ्रेंड्स क्या करा है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, माध्यम फर्स्ट हो गया, और ये हमारा कांच क्या हुआ, माध्यम सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड। और जब यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या होता है, जब यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये हमारा हो गया अभिलंब हो गया खड़ा, और इसको जाना चाहिए इस डॉट डॉट पे, बट ये क्या हो रही है, झुक जा रही है थोड़ा सा इधर। किसके कारण, विरल से सगर में जा रही है, इसलिए थोड़ा सा झुक जा रही है, और अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। यही बताएगा इसमें कि कांच का स्लैब एक लेंगे हम, और जब उससे प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे तो वो विरल से सघन में आएगी, तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और और आगे चलते हैं फ्रेंड। तो
हम बता दें कि जो जैसे आप लोगों ने परावर्तन में 2 नियम पढ़े, वैसे ही या अपवर्तन में भी 2 नियम होते हैं। वो कौन कौन से नियम है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला नियम होता है, वही होता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण। परावर्तन में क्या था, परावर्तित होती थी, और इसमें क्या है, अपवर्तित होगी। तो इसमें हम अपवर्तित किरण बोलेंगे। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले आपतन बिंदु पर अभिलंब, आप लोग को पता होगा अभिलंब जो एक लंब के समान बनता है, विलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ अपवर्तन का। और हमारा दूसरा क्या है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का मतलब जो जब प्रकाश की किरण आती है तो उसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, और ज्या मतलब उसकी साइन, क्या, उसकी साइन। आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन जब चली जाती है अपवर्तन होके, तो वो जो कोण बनता है क्या होता है, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात स्थिर होता है, एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक होता है। यही हमारा दूसरा नियम है, और जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई बराबर साइन आर। आपतन कोण जो होता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और जो अपवर्तन कोण होता है उसे आर से। तो साइन आई अपान साइन आर। तो इस दूसरे में क्या करा है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, मैंने आप लोग को अनुपात बताया कि बटा जो होता है उसे अनुपात कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक होता है। क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। तो आप लोग को दोनों नियम समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, और आगे हमारा क्या है, आगे हमारा क्या आ गया, अपवर्तनांक आ गया फ्रेंड्स। ये बहुत ही मुख्य है। और अपवर्तनांक क्या होता है मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो जैसे अगर हम लोगों को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, दूसरे माध्यम का मान निकालना है, तो वो क्या होगा, हमारा अपवर्तनांक, वही हमारा क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। या हमें दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का मान निकालना है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, अपवर्तनांक कहलाता है। तो यही हम लोगों को पढ़ना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रकाश होती है, तो प्रकाश की किरण की निर्वात में चाल, निर्वात मतलब वायु में जो वायु होती है उसमें उसकी चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ओके फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं और कुछ हम लोग देख लेते हैं। आगे चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो ये है, ये वाला हिस्सा है, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो वही बताएगा कि ये कह रहा है कि ये आप लोग, मैं यहाँ से पढ़ के आप लोग बता देता हूँ। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमारा क्या मिला, एक अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अगर हम लोग निकालते हैं अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं फ्रेंड। अगर हमें निकालना है n इक्वल टू अपवर्तनांक निकालना है, अगर n21 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि जो अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, क्या, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अगर वहीं n पे 1 2 लिखा हो तो आपको माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है, यही इसका मतलब है। तो चलिए और इसमें देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अगर हम लोग 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक निकालते हैं तो इसमें हमें मिलेगा कि 1 में क्या, 1 में प्रकाश की चाल बटे 2 में प्रकाश की चाल, क्या फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल। पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, स्क्रीन छोटी है, इसलिए आप लोग समझ लीजिए। केवल आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है कुछ भी, आप लोगों को अच्छे से समझना है, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हैं। रटते हम लोग छोटे थे, जब छोटे हम लोग थे तब हम लोग रटते थे, बट अब हम लोग बड़े हो गए हैं, तो हम लोग को समझने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग समझ लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे जाके इतना हमें पढ़ना है, इतना मतलब ज़्यादा वो होगा,
बड़ा उत्तर हुआ कि आप लोग जब तक उसको समझेंगे नहीं, आप लोग उसको याद नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग रटने का प्रयास करेंगे तो आप लोग कभी सफल नहीं होंगे। तो यन यन पे टू वन का मतलब मैंने क्या बताया कि माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम वन का अपवर्तनांक। तो जब यन पे टू वन लिखेगा तो हम लोग लिखेंगे, इसका सूत्र होगा माध्यम वन में प्रकाश की चाल अपान माध्यम टू में प्रकाश की चाल, या यन पे टू वन इक्वल टू V1 अपान V2। क्या V1, हम लोग इसको V1 अपान V2 से भी दर्शा सकते हैं। और यही चीज़ बता रहा है, मैंने आप लोग को बताया था कि अब पहले के सापेक्ष दूसरे का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V2 अपान V1। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ। और एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है मैं बता दूँ। मतलब ये कह रहा है कि माध्यम वन, वायु या निर्वात जो भी है, इस तथा दो माध्यम वन और वायु है या निर्वात है, तो तब माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या होगा। माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। क्या, माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। और यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। क्या होगा, मान लीजिए पहला माध्यम जो हमारा है वायु है या निर्वात है, तो जब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो वो हम लोग निर्वात के ही सापेक्ष मानेंगे। और यही हमारा क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यही बता रहा है फ्रेंड्स में। तो यनियम इक्वल टू और निरपेक्ष अपवर्तनांक को n2 से प्रदर्शित करते हैं। और बता दो फ्रेंड कि यदि वायु में प्रकाश की चाल c है और तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, यनियम इक्वल टू, आप लोग समझ गए होंगे, c अपान v। वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो जल का अपवर्तनांक होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया है NW। जो जल का अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, 1.33। आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा होगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, और 1.33 का मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं फ्रेंड, कि जो वायु में प्रकाश का वेग है, जो वायु में प्रकाश का वेग है तथा जल में प्रकाश के वेग का अनुपात है, क्या होगा, अपवर्तनांक जब हम लोग निकालेंगे इसका जल का, तो क्या होगा, वो वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल का अनुपात होगा 1.33। और क्राउन कांच का आप लोग देख लीजिए, इसका दिया है, बहुत दिया है क्राउन कांच का। क्राउन कांच का 1.52 होगा। ऐसे बहुत से आंकड़े दिए हैं नीचे फ्रेंड्स, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग इसे याद कर लें, तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये साड़ी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, ये साड़ी। और इसमें हमारा कुछ दिया नहीं है, ये हमारा दिया है, माध्यम दिया है, और ये हमारा अपवर्तनांक दिया है, और यही दिया है। आप लोग इसको याद कर लीजिए या समझ लीजिए कुछ भी। और जब हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो अब हम लोग पढ़ चुके, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अपवर्तनांक पढ़ लिया, स्नेल का नियम पढ़ लिया, अपवर्तन के दो नियम पढ़ लिए, अपवर्तन पढ़ लिए। और अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है फ्रेंड्स, क्या पढ़ना है हमें, अब हमें पढ़ना है कि अब हमें पढ़ना है फ्रेंड्स कि गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। अब अभी आप लोगों ने गोलीय दर्पण पढ़ा था, अब जो अपवर्तन होगा वो गोलीय लेंस पे होगा। आप लोगों को गोलीय लेंस जानना है, ये बहुत ही मुख्य है। मैं आप लोगों को गोलीय लेंस भी बता देता हूँ। तो पहले मैं लेंस की परिभाषा आप लोगों को बता देता हूँ कि लेंस की परिभाषा ये होती है फ्रेंड्स कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी का मतलब जो आर पार दिखाई दे या आर पार चली जाए प्रकाश की किरण उसके अंदर, तो उसी बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ, या तो उसका एक पृष्ठ या तो उसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो, इसे क्या कहते हैं, गोलीय लेंस बोलते हैं। और गोलीय लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। एक होता है अवतल लेंस, क्या, अवतल
क्या अवतल और दूसरा उत्तल। क्या फ्रेंड? उत्तल। दूसरा क्या? उत्तल। तो अब हम अवतल और उत्तल की परिभाषा भी बता देते हैं। अवतल और उत्तल की भी तो फ्रेंड्स हम लोग उत्तल उत्तल लेंस की परिभाषा समझ लेते हैं। उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होगी? उत्तल लेंस की परिभाषा होगी उत्तल लेंस की परिभाषा मैं आप लोगों को बताता हूँ। किसी लेंस में, मान लीजिए कोई लेंस है, उसमें बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हों। बाहर की ओर उभरे हुए क्या हों? दो गोलीय पृष्ठ हों। जैसे इस प्रकार का, मान लीजिए एक इधर से उभरा हो और एक इधर से उभरा हो। तो ये हमारा क्या हो गया? दो गोलीय पृष्ठ हो गया। ये गोल है तो ये हमारा गोलीय पृष्ठ हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? द्वितल लेंस बोलेंगे। या फ्रेंड्स हम इसे अभिसारी लेंस बोलेंगे। अभिसारी लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस। और जो फ्रेंड्स अभिसारी लेंस होता है वो क्या करता है कि जब कई प्रकाश की किरण एक साथ चलती है और अभिसारी लेंस से या उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो क्या करती हैं? एक बिंदु पे मिल जाती हैं। तो हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो अभिसारी लेंस होता है या द्वितल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है, वो क्या करता है? प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है। और हमारा अब दूसरा कौन सा है? वो है हमारा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को भी समझ लेते हैं। अवतल लेंस में क्या होगा? ठीक उसका उल्टा होगा। इसमें ऐसा लेंस था जिसमें बाहर की ओर दो उभरे गोलीय पृष्ठ थे, और जो अवतल लेंस है उसमें क्या होगा कि अंदर की तरफ दो वक्रित लेंस होंगे। अंदर की तरफ दो वक्रित गोलीय पृष्ठ होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस की परिभाषा एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। ऐसा लेंस जिसमें जिसमें अंदर की तरफ वक्रित या अंदर की तरफ दबे हुए दो गोलीय पृष्ठ हों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल लेंस या अपसारी लेंस बोलेंगे। क्या? अपसारी। और जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। क्या करता है फ्रेंड्स? प्रकाश को फैला देता है। आप लोग देख सकते हैं चित्र में, फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। ये अलग अलग प्रकाश की किरण आ रही है, उसको एक जगह क्या कर रहा है? इकट्ठा कर दे रहा है। और ये जो है एक जगह से जा रहा है, इसको क्या कर दे रहा है? फैला दे रहा है। क्या? कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। और मैं आप लोग को बताना भूल गया फ्रेंड्स कि जो लेंस है वो हमें मिला कहाँ से मिला? जैसे हम लोगों को दर्पण एक गोले से मिला था। किससे मिला था? एक गोले से मिला था। वैसे लेंस भी हम लोग को एक गोले से ही मिला, समझ लीजिए आप। ये हो गया, मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारा एक गोला, और इसको हमने यहाँ से काट दिया और एक इसको यहाँ से काट दिया। तो हमारा जो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एक, तो ये हो गया, सॉरी फ्रेंड, एक हमारा ये हो गया गोला, एक गोली हो गया, और एक हमारा ये हो गया। तो जब हम इन दोनों को अलग अलग ऐसे मिला देंगे तो ये किसका निर्माण करते हैं? एक लेंस का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेंस कहाँ से मिला। और आगे चलते हैं तो आगे हम लोगों को क्या मिलता है। अब मैं फ्रेंड्स बता दूं कि अब जैसे हम लोगों ने दर्पण में अवतल दर्पण की कुछ कुछ भाग थे, कुछ इंपॉर्टेंट भाग थे, जैसे फोकस था, वक्रता त्रिज्या थी, वक्रता केंद्र था, ध्रुव था, फोकस दूरी थी, ये सब थी। इसमें भी होगा वही चीज़, बट इसमें मैं बता दूं फ्रेंड कि दो दो गोली हमने काट के लिए ना, गोले से हम लोगों ने दो भाग काटा, तब हम लोगों का क्या बना? गोली लेंस बना। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस गोली लेंस का भी कोई एक फोकस होगा और इस गोली लेंस का भी कोई फोकस होगा। इस गोली लेंस का इधर फोकस होगा और इसका इधर होगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि गोली लेंस में दो फोकस होंगे और दो फोकस होंगे। इसमें मैंने आप लोगों को बताया क्या फ्रेंड्स कि दो दो फोकस होंगे, दो वक्रता केंद्र होंगे, और जिसको हम लोग ध्रुव बोलते थे उसको हम लोग इसमें प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आया हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो आप लोगों को बताने में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं उस गलती को सुधारूँगा और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही।
क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अब हम लोग कल मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव ए नाइस।